नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस आया, पहले हम उसके लिए तैयार नहीं थे और 3 महीने का लॉकडाउन किया गया आपके द्वारा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामदेव पाल जी के नेतृत्व में जी, उनके साथ हम सारे लोगों ने मिल करके यहाँ पे हम लोगों ने गरीबों को राशन बांटने का काम किया, मास्क बांटने का काम किया जी, और ये निरंतर काफ़ी दिन तक ये प्रयास चलता रहा और रसोई चलती रही कि जिससे हम लोग उनको जिनको ज़रूरतमंदों को राशन, फल, सब्जी और मास्क उनको वितरण किया। अच्छा, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके कई सारे संस्थान चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं आपके कई सारे, तो आप एक मुखिया के तौर पे हैं अगर देखा जाए, और एकदम से जब इस तरह की समस्या आई तो एक मुखिया की जो अहम भूमिका होती है वो बहुत मायने रखती है। कैसे निभाया आपने इस पूरे काम को कि आपके किसी भी जो आपका अधीनस्थ काम करने वाला व्यक्ति है उसको किसी तरह कोई दिक्कत न हो? क्या किया आपके द्वारा, क्या प्रयास किया गया इस कोविड-19 के संबंध में? जी 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 जी। अब इसमें एक बारगी तो त्रासदी है, देश तैयार नहीं था। कैसे तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 महीने का लॉकडाउन करके और जहां विश्व के अन्य देशों काफी प्रभावित हो रहे थे और जिनके ऊपर जो काफी डेवलप कंट्री हैं उसकी अपेक्षा हम लोग काफी दिन तक सुरक्षित रखा। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने लगी तो तब तक काफी चीजें देश कर चुका था, काफी तैयारी कर चुका था जी, और उनके लिए हार्ट स्पॉट, मरीजों की भर्ती, बेड, ये सारी व्यवस्थाएं कर चुका था। तो इसकी वजह से इस तैयारी से हम लोग सुरक्षित रहे काफी। अच्छा, देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर अपील कर रहे हैं, और वो सैटरडे संडे को भी उन्होंने लॉकडाउन कर भी रखा है, कैसे देखते हैं उनके प्रयास को आप? क्योंकि लगातार भारत के प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, इस बात को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, दूरी को बनाइए। आपके वो नेता हैं, कैसे देखते हैं उनके कार्यशैली को, उनके काम करने के तरीके के बारे में क्या कहना है आपका? उनके नेतृत्व में पूरी निष्ठा है लोगों को और उनके नेतृत्व में इनकी बात को बड़ी गंभीरता से लोग ले रहे हैं जी, और उसका पालन भी कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरीके से उन्होंने अपील कर करके जन जागरण किया, लोगों को चेतना दी, जिससे कि काफी हद तक वो इसमें सफल रहे और राष्ट्र ने और प्रदेश ने उनकी बातें मानी, जिसकी वजह से हम लोग उतना प्रभावित नहीं हो पाए जितना अनकंट्री हुए। जी 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 जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कारगर साबित होता नजर आ रहा है। आप सर कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ नेता थे किसी जमाने में, और आपने रायबरेली की जो राजनीति है उसके कई सारे बसंत देखे हैं अपनी जिंदगी में। इतने पुराने नेता आप कांग्रेस के, फिर उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या हुआ सर, क्या सफर था आपका? बताइए मुझे, मैं समझना चाहता हूँ आज इस बात को। सन 2002 में जब यहाँ के सांसद कैप्टन सतीश शर्मा जी थे तो उन्होंने हमको पार्टी में शामिल किया था जी, कांग्रेस पार्टी में। और मैं समझता हूँ कि कैप्टन सतीश शर्मा अच्छे लीडर और अच्छे नेता थे, और जिनके अगुवाई में, जिनके सांसद के कार्यकाल में रायबरेली के कार्यकर्ता तो खुशहाल थे ही, नेता भी खुशहाल थे, क्योंकि उनकी पीड़ा और दर्द को समझने का काम करते थे। उसके बाद जब यहाँ का नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी करने लगी तो थोड़ा सा नेतृत्व में थोड़ा सा लीडर और उनके बीच में गैप आया। कहीं में कहीं से उनकी व्यस्तता रही होगी, क्योंकि राष्ट्रीय लीडर है वो जी जी जी, उसमें फिर वो बीच के लोगों को जिम्मेदारी दी गई जो रायबरेली से वास्ता नहीं रखते थे, बल्कि अन्य प्रांत से आए हुए लोग थे। ऐसी स्थिति में जो यहाँ के लीडर थे, बड़े लीडर जैसे गया प्रसाद शुक्ला जी हुआ करते थे, पूजनीय थे, उमाशंकर मिश्रा जी हुआ करते थे, तो इनके नेतृत्व में तो यहाँ की व्यवस्था ठीक चलती थी और लगभग इनकी बातें मानी जाती थी। लेकिन इनके न रहने के बाद भी एक गैप आया कि जिसके बाद फिर केवल
जो जमीन स्तर के लीडर थे, जिनके अंदर क्षमता थी, उनको घुटन महसूस होने लगी और उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमें यहाँ का जो नेतृत्व है उसमें हम अपने सम्मान को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जी। ऐसी स्थितियों में कई बार हमने मैडम से मुलाकात भी की और मैडम से मैंने व्यक्तिगत मुलाकात करके बताया कि मैडम, कम से कम एक टाइम था कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो रायबेली के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी थी कि रायबेली के लोग जब भी चाहें तो वहाँ के जा करके मिल सकते थे और उनका एक सम्मान होता था। लेकिन आप कम से कम महीने में कोई एक दिन तो निर्धारित कर दीजिए, ना हफ्ते में करिए, ना 15 दिन में करिए, तो जिससे कम से कम जो रायबेली के लोग आए वो सीधे आपसे संवाद कर सकें। जी जी जी। और अपनी पीड़ा को बता सके, तो जो कम्युनिकेशन गैप हो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैडम ने कहा तो, लेकिन किया नहीं। और उसकी वजह से ये हुआ कि बीच में जो बीच के लोग थे, जिनको जहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, वो उनकी कृपा दृष्टि पर कांग्रेस चलने लगी। जब वो चाहते थे तो उनसे लोग मिल सकते थे, जिसको चाहते थे मिलाते थे, जिसको नहीं चाहते थे वो नहीं मिलाते थे। तो मेरा ये कहना था कि चूंकि हम लोग जनाधार के लीडर हैं, समाज में रहते हैं और लोगों से हर दुख सुख में भागीदारी करते हैं, जी, तो उसमें मुझे घुटन महसूस होने लगी और ऐसा न लगने लगा कि अब यहाँ पे इस पार्टी में हम बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ना हमारी बात का कोई मतलब रह जाएगा। क्योंकि देखा कि वहाँ पे जैसे जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो अगल बगल घूमने वाले हैं, चाटुकार प्रवृत्ति का ज़्यादा हुआ, तो जिसकी वजह से फिर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि अब यहाँ पे ठीक नहीं है। तो इन स्थिति में मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट कर रही है, लगातार जो काम हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका कि जिस तरह से वो काम कर रही है और क्या क्या आने के बाद क्या क्या आपने देखा? आप जब आप पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसके बाद आप डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह से हो रहा है विकास कार्य? शुरुआत में तो प्रशांत जी कहीं पे आप नई जगह पे जाएंगे जी, तो कुछ दिन तक तो नहीं समझ में आया कि हमने जो निर्णय लिया है इसमें कैसा रहेगा, कैसा चलेगा जी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं पार्टी के नज़दीक गया, पार्टी के लीडरों के नज़दीक गया, तो मैंने देखा कि नहीं, ये तो इस पार्टी में संगठन की पूंछ है और यहाँ पे कार्य करने वालों की कदर है और जो कार्य किए जा रहे हैं वो पारदर्शिता से किए जा रहे हैं। उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है और किसी तरीके का पूरी कोशिश से की जा रही कि हम करप्शन और भ्रष्टाचार को मुक्त करके उस तरीके से कार्यों को करें और जो कार्य किए गए उनको जो जनता की जरूरत की कार्य थे, चाहे वो किसानों से संबंधित रहे हों, चाहे वो रोड से रहा हो, चाहे डेवलपमेंट में ट्रेन रेल रही हो, जिस तरीके की भी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। अच्छा, आपका एक राजनीति से अगर देखा जाए तो मैंने देखा है कि आपका जो राजनीति से एक लंबा सफ़र आपका होता हुआ चला आ रहा है। जिस तरह से पहले आप कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता थे, आप इस समय भारतीय जनता पार्टी में आप हैं। कैसा देखते हैं अपना क्षेत्र? आप क्या लगता है आपको कि अब क्या करना है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने एक लंबा सफ़र तय किया है अपनी राजनीतिक जीवन का। कहाँ पे देखते हैं आप? क्या सपने हैं आपके कि मैं अपने क्षेत्र को क्या दे दूं, क्या मजबूत करूं, और आगे के बारे में क्या सोचते हैं आप कि आप राजनीति में किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं? मैं समझना चाहता हूं। अभी तो प्रधान जी हमें जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा, मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से और पूरी मेहनत से, तन्मयता से के साथ उसमें कार्य कर रहा हूँ और मैं समझता हूं कि इससे पहले मुझे पार्लियामेंट में भी जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने उसमें भी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। जी, जी। इस समय भी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको भी मैं ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूं। संगठन का काम है, मुझे लगता है कि पार्टी में ये कार्य करने वालों की इज्जत है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अपने कार्यों को मैं ईमानदारी से कर रहा हूं तो निश्चय ही ऊपर का नेतृत्व जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं इस पे अपना विचार करेंगे और जिस हिसाब से जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करेंगे। अच्छा, आपने कई सारे महत्वपूर्ण पदों में आप रहे,
चुनाव भी लड़ा आपने। मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से आपने काम किए जिसमें आपको लोग चाहते भी हैं, एक बार चाहते हैं कि नहीं ठीक है दोबारा फिर से आप उनके बीच में जाइए और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। आप अपने कुछ ऐसे मुझे काम बताइए जो मील का पत्थर साबित हुए और जिसको लोग आज भी याद करते हो। मेन तो प्रशांत जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ज़्यादा रुचि थी जी, और उस कार्य को मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने 2 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इनका स्वयं संस्थापक प्रबंधक रहा हूँ और इन संस्थाओं को मैंने स्वयं मेहनत करके उनको बनाया, जो अवकाश करके ये रूरल एरिया ग्रामीण अंचल में जहाँ पे शिक्षा के अभाव के कारण जो है वो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, खास करके हमारी बेटियां बिल्कुल ही दूर कॉलेज होने की वजह से नहीं जा पाते थे। और आज वो सभी बच्चियां जो है वो कम से कम नहीं कुछ तो ग्रेजुएशन हाई और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही ले रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैंने ये किया, जीवन में ये किया है। दूसरी चीज मुझे जब अपने विकास खंड का नेतृत्व करने का मौका मिला जी, तो मैंने भी उस समय बहुत ईमानदारी से अपने विकास खंड में पूरे जो भी हमारे विकास खंड के अंदर ग्राम सभाएं आती थी, मैंने एक ग्राम सभा को चुन करके उसमें जो भी मुझसे विकास के कार्य हो सकते थे मैंने किया। उसकी वजह से आज भी मुझे बहुत ही प्यार स्नेह पूरे ब्लॉक विकास खंड क्षेत्र में मिलता है। दुर्भाग्य ये था कि मेरे ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद आज तक वो सीट अनारक्षित हो ही नहीं पाई। तब से लगातार सीट आरक्षित रही, लेकिन इसका इतना प्यार मुझे ब्लॉक का मिला कि मैंने जिसको चाहा वही ब्लॉक प्रमुख बना। वाह, जिसकी मैंने मदद की और उसका नतीजा प्रशांत जी ये रहा है कि देखिए ये लगता नहीं है, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व को नहीं लगता कि ये कार्यकर्ता या छोटे छोटे नेता हैं, इनका कोई महत्व है, वो अपने उसमें रहते हैं प्राउड गवर्नमेंट में। लेकिन उसका असर दिखा, पार्टी आने के बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और मैडम का ग्राफ घट करके कहां से कहां चला गया। जी जी जी, ये तो थोड़ा सा अगर कहीं नहीं होती तो आज हो सकता है कि यहाँ की दूसरी फिजा होती और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता। जी जी जी, तो वो चीजें जब वो धीरे धीरे वो लोगों को पता चलती और ये बात केंद्र तक और इस बड़े नेतृत्व को भली बात मालूम भी चला, उनको जानकारी भी हुई कि नहीं ये कुछ गड़बड़ तो हुआ। लेकिन सब कुछ अब तक हाथ से निकल चुका था, तो आगे की चीजें जो है होती हैं। जी जी जी, अच्छा मैं एक बात ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात कही कि मैंने जिस तरह से आपने डिग्री कॉलेज और अन्य विद्यालयों की स्थापना कराई, जी, डिजिटल माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है और भारत के प्रधानमंत्री लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और कोरोना वायरस में देखा जाए तो डिजिटल भारत का जो सपना था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे पहले डिजिटल इंडिया को बढ़ाने की बात कही थी। इस तरह में एजुकेशन में भी बहुत बड़ी बातें आ रही कि अब जिस तरह से आप देखिए कि विद्यालय इस समय बंद चल रहे हैं, क्या तैयारियां की आपने, क्या सोच है आपकी डिजिटल इंडिया की तरफ, क्या सोच है? क्योंकि अब विद्यालय जितने हैं सब हाईटेक हो जाएंगे, बड़े बड़े वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार जो है इस तरह इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को? अभी इसमें प्रशांत जी प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, खास करके ग्रामीण अंचल और रूरल एरिया में, क्योंकि उनके पास अभी इस तरीके की चीजें नहीं है कि जिससे तरीके से कि उनके ऑनलाइन पढ़ाई हो और ये सारी चीजें हो, तो वो वहाँ पे मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने उसको करवाया है अपने कॉलेजों में, तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। मुश्किल से हमको लगता है कि 15% 20% से ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उसको उतना उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है जिस तरीके से ये नगर क्षेत्र में यहाँ के अभिभावक भी और छात्र भी पूरी तरीके से सजग हैं, वो अभी वहाँ पे ग्रामीण अंचल में ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन आने वाला जो समय है उस पर जरूर इस पर ध्यान देना पड़ेगा, सभी को ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत हुई है तो उसके लिए ये कि आगे धीरे धीरे उस पर अब लोगों को, क्योंकि कोई नई चीज शुरुआत होती है जी जी जी, तो उसमें उसको पूरी तरीके से अपने उस पर आने पर समय लगता है। तो शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर आगे उसमें सफलता मिलेगी। चलिए, आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात की और जिस तरह से आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर जरूर आ रही है। मैं आपसे अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि शिक्षा के अलावा क्या सोचते हैं आप डेवलपमेंट के बारे में, और आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है करना? क्योंकि आपने कहा कि अभी सीट आरक्षित है, जाहिर सी बात है कि जिसको आपने चाहा
वो वहाँ पे बना, आपका अपना एक वजूद है, वहाँ पे आपको लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, आपके विकास कार्यों को देखते हैं। आप मुझे बताइए कि इसके अलावा क्या सोचते हैं, आपकी किस तरह से कोई नया डेवलपमेंट किया जाए? आदमी का कुछ ना कुछ सपना होता है, आपका क्या है, मुझे बताइए। अभी तो प्रधान जी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है वो मैं समझ रहा हूँ कि डेवलपमेंट अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत सी चीज़ें अभी जैसे होनी है जिसको हम लोग प्रयास करके उन तक इस चीज़ के अपने नेता के माध्यम से वहाँ तक उसको पहुँचा रहे हैं। जब वो क्रियान्वित होगी तो उसके संबंध में आपको फिर से हम बताएंगे। अभी होना बहुत कुछ है। तो खास करके दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं प्रशांत जी, कहीं से ये शुरू से एक मैसेज था कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस से डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और उसकी तरीके से पहले जो और भी पार्टियां कभी भी सरकारें नहीं, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, तो वो उनके दिमाग में रहता था कि कांग्रेस यहाँ पे सांसद होने के नाते और उसके वो होने के नाते यहाँ कांग्रेस रायबरेली बहुत ही डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से तमाम चीज़ें, यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे इस बात को कांग्रेस भी अपने समय पे ईमानदारी से, मैं तो यही कहता हूँ हरदम कि कांग्रेस ने जो अच्छे काम भी किए वो ईमानदारी से नहीं किए, जो काम उनको अच्छी नीयत से नहीं किए। लेकिन अब चूंकि वो उसकी बात ही नहीं करना है, अब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक जी कार्यकर्ता के रूप में मैं बोल रहा हूँ, तो अब जो कार्य हो रहे हैं वो पूरी पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय हमें दिया और S7 के संवाद कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सोचा हो जरूर पूरा हो, हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद प्रशांत। तो ये थे कौशलेन प्रताप सिंह जो सीधे हमारे साथ में संवाद कार्यक्रम में जुड़े थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, बाजारों में कम निकलें, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास के समाज के लोगों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्कार।